अच्छा भैया, द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना केमिकल कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज क्वाइट सिंपल। अगर आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स का आपस में मिलकर एक मखसूस काम करना, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। अब सर, क्या सिर्फ ऑर्गन होगा? नहीं, डिफरेंट सेल्स का कोऑर्डिनेट करके एक मखसूस काम करना, दैट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट टिश्यूज के साथ मिलकर काम करना, दैट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब अगर ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन किन किन केमिकल्स के जरिए हो सकता है, उसके अंदर जो सबसे पहली बात हमने की वो था न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी डिस्कशन आप करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। दूसरा केमिकल जो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो होता है एंडोक्राइन हार्मोन्स, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर है। तीसरा केमिकल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, दैट इज बेसिकली आपका न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स। सर, ये न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं? देखो, ये न्यूरॉन्स कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं और नॉर्मली वो केमिकल्स हार्मोन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। सर, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं? इसकी एग्जांपल आपके पास बहुत सारी होती हैं, बट अभी आप जो है वो इसको फिलहाल छोड़ सकते हो। एग्जांपल दे देता हूँ वैसे। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये आ जाता है। सही है। ओके। देन हमारे पास जो चौथा है, दैट इज द पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, एंड द लास्ट वन इज द साइटोकाइन। ठीक है। अब साइटोकाइन की वैसे डिस्कशन हमने करनी है इम्यूनिटी के अंदर, और ऑटोक्राइन पैराक्राइन को हमने डिस्कस करना है। चाहिए तो वो अभी हम करेंगे। चलो, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले। न्यूरो ट्रांसमीटर की डिस्कशन हम करेंगे बाद में ऑलरेडी। ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन्स पे डिस्कशन इस चैप्टर में होनी है। न्यूरो एंडोक्राइन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, सो प्लीज वेट। एंडोक्राइन और न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर क्या फर्क है वो हम डिस्कस करेंगे, अभी इंतजार करो। सही, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। देन पैराक्राइन ऑटोक्राइन क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, लेट सपोज ये एक टिश्यू है। दिस इज टिश्यू ए। इसके अंदर ये एक सेल है और ये आसपास में कुछ सेल्स है। अब क्या होता है, ये सेल एक केमिकल रिलीज करता है और ये केमिकल इस टिश्यू के अंदर जाके आसपास वाले सेल्स को क्या कर देता है, आसपास वाले सेल्स में, जस्ट वेट। बेटा, अब मेरी स्क्रीन क्लियर है। ठीक है। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन टेल मी। ठीक है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द पैराक्राइन। अब ये पैराक्राइन क्या है? देखो, पैरा कहते हैं सराउंडिंग को। पैरा किसको कहते हैं? सराउंडिंग को। अगर तो ये एक टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर ये सेल है। ये सेल एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है और ये केमिकल सब्सटेंस आसपास वाले सेल में जाके कुछ फंक्शन परफॉर्म करवाता है, दैट इज कॉल्ड द पैराक्राइन सब्सटेंस। पैराक्राइन, पैरा मतलब अराउंड, क्राइन कहते हैं कोऑर्डिनेशन को। पैराक्राइन का मतलब है एक सेल से रिलीज हुआ, आसपास वाले सेल्स में उसमें जाके क्या करवाया, काम करवाया। ठीक है। आसपास वाले सेल्स में जाके क्या करवाया भैया, आसपास वाले सेल्स में ले जाके काम किया। ठीक है। सो हाउ कैन यू डिफाइन द पैराक्राइन सब्सटेंस? पैराक्राइन आर सिक्रेटेड बाय द सेल्स into the tissues and affect the neighboring target cells of a different type. फिर सुनना। एक एक सेल है, एक टिश्यू है, उसके अंदर ये है सेल ए। ये एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है और ये इस टिश्यू में मौजूद सराउंडिंग में टाइप बी सेल्स पे जाके एक्ट करता है और उसमें कुछ फंक्शन परफॉर्म करवाता है। सर, पैराक्राइन की कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? एनीवन? कोई दे सकता है पैराक्राइन की एग्जाम्पल? एनीवन भैया?
हाँ, पैराक्राइन की एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? ग्रोथ फैक्टर्स। और क्या हो सकता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स। सर ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कुछ, अब लेट सपोज ये एक टिश्यू है, और इस टिश्यू में आपको ब्लड सप्लाई अब ज्यादा चाहिए ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले। तो ये ए सेल कुछ सिक्रीट करेगा, कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से यहां पे क्या बनना शुरू हो जाएगी? ब्लड वेजल्स बनना शुरू हो जाएगी। उसे उसे वेजेफ कहते हैं, बट स्टिल वो आपके लेवल पे नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ये हो गया पैराक्राइन। पैरा मतलब अराउंड, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप कहोगे पेरी प्लैनेटेना अमेरिकाना, ठीक है। तो पेरी का मतलब होता है अराउंड। हेलो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे दूसरी तरह की बात करूं, दैट इज द ऑटोक्राइन। तो ऑटोक्राइन क्या होता है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोक्राइन सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑटोक्राइन की अगर मैं बात करूं, तो ऑटोक्राइन वो सब्सटेंसेस हैं जो, लेट सपोज ये एक टिश्यू है, और इस टिश्यू में ये एक सेल। अब इस सेल ने कोई सब्सटेंस सिक्रीट किया, और जब इस सेल ने कोई सब्सटेंस सिक्रीट किया, तो इसके बराबर में भी कुछ यही सेल्स मौजूद थे। लेट सपोज ये है सेल ए, इसके बराबर में भी सेल ए, 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 यानी कि ये चारों सिमिलर सेल्स हैं। ये चारों क्या हैं भैया? ये चारों सिमिलर सेल्स हैं। बेटा मेरी आवाज अब क्लियर है? बेटा मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, मेरे एंड पे बिल्कुल क्लियर है आवाज, ठीक है। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज के, लेट सपोज ये एक टिश्यू है और इसके अंदर सेल ए है। अब ये जो सेल ए है ना, ये जो सेल ए है, इसने एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट किया। इस केमिकल सब्सटेंस ने रिलीज होने के बाद इसी ए सेल पे ले जाके, इसी ए सेल पे जाके क्या किया? अपना फंक्शन परफॉर्म किया। यानी कि खुद ही सेल ने सब्सटेंस रिलीज किया, और खुद ही सेल ने क्या किया? उसको 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 इस्तेमाल करके फंक्शन परफॉर्म किया। दैट इज द ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, ऑटोक्राइन, ठीक है। तो ऑटोक्राइन और पैराक्राइन के अंदर क्या फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन? यू हैव टू नो दिस, ठीक है। चलो, अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ आगे। एंड नाउ, अब मैं बात करता हूं साइटोकाइन की। ये साइटोकाइन क्या होते हैं, ठीक है। साइटोकाइन क्या होते हैं? देखो, वैसे तो साइटोकाइन की डिस्कशन पूरी आगे आनी है, बट स्टिल हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब साइटोकाइन को डिस्कस कर लेता है, चलो जल्दी से। देखो, साइटोकाइन की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉर्मली ये जो साइटोकाइन है ना, दे आर सिक्रीटेड बाय द, दे आर नॉर्मली पैप्टाइड्स, प्रोटीन्स होते हैं, एंड दे आर सिक्रीटेड बाय द सेल्स, एंड दे कैन फंक्शन एज ऑटोक्राइन, दे कैन फंक्शन एज पैराक्राइन, दे कैन फंक्शन एज एंडोक्राइन। यानी कि साइटोकाइन वो पैप्टाइड्स हैं जो या तो पैराक्राइन की तरह एक्ट करेंगे। पैराक्राइन का मतलब है जिस सेल से रिलीज हुए उसके आसपास मौजूद डिफरेंट सेल्स को अफेक्ट किया। या तो ऑटोक्राइन की तरह एक्ट करेंगे, क्या मतलब? जिस सेल से रिलीज हुए उसी तरह के सेल्स पे एक्ट किया। या तो एंडोक्राइन की तरह एक्ट करेंगे। एंडोक्राइन क्या है, अभी हमने उस पर डिस्कशन करनी है। चलो, अब सवाल ये होता है कि सर, कैन यू प्लीज गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइंस। आपने पढ़ा होगा इंटरल्यूकिन्स। पढ़ा है इंटरल्यूकिन्स? इंटरल्यूकिन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इम्यून सिस्टम रिलीज करता है। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन, बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स हैं। इसी तरीके से लिम्फोकाइंस होते हैं। इसी तरीके से आपके पास लिम्फोकाइंस होते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरल्यूकिन्स और लिम्फोकाइंस वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आसपास के सेल्स पे एक्ट करते हैं, तो आपकी कोई नई चीज नहीं है। बट सर, क्या कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, कोई ऐसा साइटोकाइन है जो हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है? यस।
there is a cytokine which act as hormone, and that is known as adipokine. सर ये एडिपोकाइन क्या है? एडिपोकाइन क्या है? देखो ये रिलीज होता है आपके पास एडिपोसाइट से। एडिपोसाइट्स मतलब वो सेल्स जिनके पास क्या होता है, फैट स्टोर होता है, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट से रिलीज होता है। सर इसका काम क्या है? देखो अगर मैं इसके काम की बात करूं तो काम इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल सुन सकते हो, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली इसे ही आप लैप्टिन भी कहते हो, ठीक है। दिस एडिपोकाइन इज ऑल्सो नोन एज लैप्टिन, ठीक है। ये जो लैप्टिन है ना, ये लैप्टिन बेसिकली आपकी भूख को इनहिबिट करता है और थर्मोजेनेसिस बढ़ाता है, हीट को प्रोड्यूस करवाता है। यानी कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स ने खाना खाया तो लैप्टिन रिलीज होगा, वो आपकी भूख को इनहिबिट करेगा, एपेटाइट को इनहिबिट करेगा। इसी तरीके से थर्मोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। सो दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ द लैप्टिन, ठीक है। चलो ये हमारी बात हो गई लैप्टिन की, ये हमारी बात हो गई सारी चीजों की, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉर्मोन्स, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, ग्लैंड क्या है, उस सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब आ जाओ ग्लैंड के ऊपर। ग्लैंड क्या होता है? अब हमारी ये टॉपिक ना यहीं यहीं तक रहेगी। अच्छा एक चीज आपकी बुक और मेंशन करती है, एंड दैट इज द फिरोमोन्स, ठीक है। फिरोमोन्स के बारे में पढ़ा है आपने कभी? एनीवन? हाउ कैन यू डिफाइन फिरोमोन्स? इसे आप नॉर्मली पढ़ते हो एनिमल बिहेवियर के अंदर, ठीक है। एनिमल बिहेवियर के अंदर पढ़ते हो, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एनिमल के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। नॉर्मली इनका काम रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो ये जो फिरोमोन्स है ना, ये फिरोमोन्स जो है वो फेरोमोन्स बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी में नॉर्मली आपका क्या कर रहे होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस ला रहे होते हैं। सो दैट्स द मेन थिंग। ये इनका काम होता है, ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं कि अब आगे डिस्कशन कर लेते हैं, और आगे हमारे पास जो चीज़ मौजूद है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नॉर्मली बिहेवियरल चीज़ कह रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप 7 फिरोमोन्स भी ऐड कर सकते हो। नॉर्मली बहुत बहुत कम क्वांटिटी के अंदर रिलीज होते हैं फिरोमोन्स, ठीक है। ऑटोक्राइन की एग्जांपल दे दूं? दो भैया, ऑटोक्राइन की एग्जांपल क्या होगी? बोलो। सेक्सुअल बिहेवियर, नॉर्मली सेक्सुअल बिहेवियर को देख रहे होते हैं। लेप्टिन लेप्टिन ऑटोक्राइन की तरह काम करता है। एक और चीज होती है जिसका नाम है आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 भी काम कर रहा होता है, इसी तरीके से इंटरल्यूकिन 2 भी काम कर रहा होता है। इंसुलिन भी समवॉट इसी तरीके से काम कर रहा होता है। खैर वो आगे की चीजें, बट हम देख सकते हैं, ठीक है। नमाज का ब्रेक एक काम करते हैं अभी ले लेते हैं, क्योंकि फिर अब अगला जो टॉपिक है ना वो फिर लगातार हमने करना है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि हम 10 मिनट्स का यहाँ पे नमाज ब्रेक ले लेते हैं, और एग्जैक्ट 10 मिनट्स बाद वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस द रिमेनिंग थिंग्स, द क्लासिफिकेशन, द बेसिक थिंग, ठीक है। तो हम क्लास को रिज्यूम करेंगे 10 मिनट्स ब्रेक। 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना बेटा, बहुत जबरदस्त चीजें हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो हमने डिस्कशन कर ली है, किसकी हमने डिस्कशन कर ली है? आपकी हार्मोन की बेसिक बातों की। अच्छा अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अल्टीमेटली अच्छा क्लासिफिकेशन से पहले यू हैव टू नो अबाउट द ग्लैंड, यू हैव टू नो अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड, यू हैव टू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले तो हम ग्लैंड पे डिस्कशन कर लेते हैं ना, ग्लैंड क्या होता है।
देखो ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो आपने किसी जमाने के अंदर ये पढ़ा होगा कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. द फर्स्ट वन इज द epithelial tissue, the second one is the connective tissue, the third one is the muscular tissue and the fourth one is the nervous tissue. अब हमारे पास जो epithelial tissue होता है ना, epithelial tissue, ये जो epithelial tissue होता है ना, ये नॉर्मली आपको बॉडी सरफेसेस पे मिलता है. बॉडी सरफेसेस पे मिलता है या ल्यूमन के अंदर मिलता है. ल्यूमन कहते हैं इंटरनल जो डायमीटर होता है, या ल्यूमन के अंदर मिलता है. अब होता यह है कि कभी कभी ये जो एपिथेलियल टिश्यू है या एपिथेलियल सेल्स हैं, ये खुद को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं. देन दे आर कॉल्ड द ग्लैंड्स. Sir, how can you define the glands? Glands are modified epithelial tissue. अब देखो बच्चा, ग्लैंड होते हैं दो तरह के. ठीक है, ग्लैंड कितनी तरह के होते हैं अगर मैं यहां लिखूं ग्लैंड, तो ग्लैंड होते हैं दो तरह के. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड. द सेकेंड वन इज कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड. सर ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के अंदर क्या फर्क है? देखो सिंपल, अगर मैं बहुत सिंपली डिस्कशन करूं तो लेट सपोज एक एपिथेलियल टिश्यू है, यहां पे सेल्स है. अब ये कुछ सेल्स है, ये खुद को मॉडिफाई करते हैं और एक केमिकल सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं. जो केमिकल सिक्रीशन इस डक्ट के जरिए बॉडी की सरफेस पे डाल दी जाती है. क्या बोला? ये है आपके पास ग्लैंड के सेल्स, ग्लैंड्यूलर सेल्स. ठीक है, ग्लैंड के सेल्स या ग्लैंड्यूलर सेल्स, बात एक ही है. इन्होंने केमिकल सिक्रीशन प्रोड्यूस की और ये केमिकल सिक्रीशन इस डक्ट के जरिए बॉडी की सरफेस पे क्या कर दी गई? सिक्रीट कर दी गई. ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन डक्ट के जरिए बॉडी की सरफेस पे डाल दे, बॉडी की सरफेस पे ट्रांसमिट कर दे, दैट इज कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम है डक्ट ग्लैंड. ठीक है, अब लेट सपोज एक और ग्लैंड, या चलो ये कुछ सेल्स है, ये, और यहां पे ये ब्लड वेसल है. ये जो सेल्स हैं ये कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और ये सिक्रीशंस अपनी डाल देते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर. और ये जो सिक्रीशन है जो ब्लड वेसल के अंदर जा रही है, ये ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड के साथ जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगी. इट मींस ये वो ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं जो अपनी सिक्रीशन बजाय डक्ट के जरिए बॉडी के सरफेस पे भेजने के, ये भेज रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ब्लड से फिर ये आगे जा रही है. दिस टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड. क्या यहां पे कोई डक्ट मौजूद है? नहीं, कोई डक्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए इसे आप डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं. क्या कहते हो? डक्टलेस ग्लैंड. अब सवाल ये होता है कि सर यहां पे जो सिक्रीशन बनी वो सिक्रीशन डक्ट के जरिए बॉडी की सरफेस पे चली गई, इसका मतलब है बॉडी की सरफेस पे ही उसका काम था. आपकी बात में मान लेता हूं. बट सवाल ये होता है कि ये जो सिक्रीशन प्रोड्यूस हुई है इन सेल से जो ब्लड के जरिए ब्लड में गई है, अब ब्लड में जाने के बाद ये सिक्रीशन कहां जाएगी? कैसे पता लगेगा कि इसने इस सेल को टारगेट करना है? चाहिए तो आप क्या कहोगे कि भाई लेट सपोज ये केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस इन सेल्स ने सिक्रीट किया, बट
इसके पास, इसको रास्ते में दो तरह के सेल्स मिले, ठीक है। ये चलो मैं यहां पे इस तरीके से बनाता हूं। ये है सेल ए, ये है सेल बी। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस है ना, ये केमिकल सब्सटेंस आ तो गया ब्लड में। अब इसको रास्ते में दो तरह के सेल्स मिले, सेल ए, सेल बी। सवाल ये होता है कि किस पे जाके एक्ट करेगा, जिस पे इसका रिसेप्टर मौजूद होगा। जैसे एक ताला है ना, उस ताले की एक चाबी है, दूसरे ताले में लगाओगे नहीं खुलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये केमिकल सब्सटेंस लेट सपोज जाके बाइंड करने की सलाहियत रखता है ए के साथ, तो ये ए के साथ ही बाइंड करेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। भले से रास्ते में इसको बी नजर आएगा, लेकिन क्योंकि बी के ऊपर इसका रिसेप्टर नहीं है, इसलिए ये वहां पे काम नहीं करेगा। सिंपल। इसको आप क्या कहोगे, एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड। अब सवाल ये होता है कि सर एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो हॉर्मोन्स। सर कैन यू प्लीज गिव मी द डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन? हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू डिफाइन हार्मोन? आसान जबान के अंदर अगर मैं हार्मोन की डेफिनेशन की बात करूं तो आप क्या कहोगे? दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड्स into the circulating bloodstream and influence the function of the target cell at another location. Obviously बात है. So that's the basic definition of the endocrine hormone. Again repeat करता हूं, they are released by the glands or special cells into the circulating blood and influence the function of target cells at another location in the body. That is the very simple thing. ठीक है, चलो अब अगर मैं आगे बात करूं तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और क्या क्या हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन है उसको हम पढ़ेंगे। बट हार्मोन की क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमने ग्लैंड पढ़ लिया, ग्लैंड के बारे में बेसिक बातें कर ली। अब हार्मोन की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी द गेम चेंजर। ठीक है, अब देखो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन हुई हुई है हार्मोन की। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन देख लेते हैं। सर आप हार्मोन को कैसे क्लासिफाई करने वाले? आई एम गोइंग टू क्लासिफाई द हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे मैं हार्मोन को क्लासिफाई करने वाला हूं। सर कोई और भी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से हार्मोन काम कर रहा है उसकी बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन होती है, बट उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी हम केमिकल केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे क्या करने वाले, अभी हम केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन करने वाले हार्मोन की। अच्छा सर जल्दी से कर दीजिए, चलो करते हैं। सबसे पहले जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं वो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे कर रहा हूं। केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे द फर्स्ट ग्रुप ऑफ हार्मोन इज कॉल्ड द पेप्टाइड हार्मोन, और आपकी बुक इसी के साथ प्रोटीन हार्मोन भी लिखती है, बट उसको मैं यहां सेपरेटली लिख लेता हूं। सर कोई खास वजह है? नहीं, अभी बताता हूं। फिर हमारे पास जो दूसरी तरह के हार्मोन्स आ जाते हैं वो कौन से होते हैं भैया? एक तो हो गया पेप्टाइड हार्मोन, एक हो गया प्रोटीन हार्मोन, और एक हो गया हमारे पास अमाइनो एसिड। ए का मतलब है अमाइनो एसिड डेराइवेटिव हार्मोन। तीसरा ग्रुप हमारे पास हो गया किसका? ग्लाइको ग्लाइको प्रोटीन हार्मोन्स। और चौथा और लास्ट ग्रुप हमारे पास हो गया, सॉरी पांचवा और लास्ट ग्रुप हमारे पास हो गया स्टीरॉयडल हार्मोन्स।
सर एक एक की एग्जांपल देंगे, बिल्कुल देंगे। सबसे पहले तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए पेप्टाइड और प्रोटीन का। पेप्टाइड के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कम होते हैं, शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड कह लो, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज पेप्टाइड। अगर बहुत सारी चेन्स या बहुत सारे अमाइनो एसिड, लार्ज चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज द प्रोटीन। आसान जबान के अंदर अगर लेट सपोज मैं कहता हूं 10 अमाइनो एसिड है, तो वो पेप्टाइड की नीचे में चला जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटीन एक अलग कहानी है। इसी तरीके से अगर 1000 अमाइनो एसिड्स हैं तो प्रोटीन में आ जाएगा, या 51 अमाइनो एसिड, एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। एक और है, दैट इज द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। ये पेप्टाइड नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है, ये अमाइनो एसिड से बना है, बट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, अमाइनो एसिड से डिराइव हुआ है। दे आर दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बायोजेनिक अमाइंस। इसकी हम डिस्कशन वैसे कर चुके हैं, बट स्टिल देख लेंगे, ठीक है। द फोर्थ कैटेगरी इज द ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज द स्टीरॉइड हार्मोन। सर कैन यू प्लीज गिव मी सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन्स? बिल्कुल कर लेते हैं, चलो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेप्टाइड हार्मोन्स की, तो पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर आपकी जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है एडीएच, या अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना, तो आप ये पढ़ोगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले पेप्टाइड हार्मोन है एडीएच, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। उसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, एमएसएच, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आ जाती है। देन प्रोटीन हार्मोन्स कौन से? प्रोटीन हार्मोन्स आपके पास है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, अच्छा बेटा कहाँ इशू आया था, प्लीज डू लेट मी नो, इशू कहाँ आया था? हेलो 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 हेलो।